तो आज हम चैप्टर करने जाने वाले हैं हिस्ट्री का थर्ड, जो कि है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। और ये जो तुम्हारे 3 अक्षर हैं, जिस तरह से बाकी के 2 चैप्टर था, सबके जो चैप्टर के नेम थे उसी में चैप्टर का पूरा रस भी था। इन द सेंस कि पूरी समरी मान लो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में। अलग अलग किंगशिप यानी कि जो रिश्तेदारियाँ हुई, कास्ट यानी जो जाति रहे उस समय, और जो क्लासेस, कास्ट के अंदर भी तो अलग अलग क्लासेस होते हैं ना, और इन जनरल भी उसके बारे में जानेंगे। और ये सब अर्ली सोसाइटीज़ के परस्पेक्टिव से 600 BCE और 600 CE का जो टाइम पीरियड है उसके अंतर्गत। लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू माई नोट्स। अभी भी आवाज़ आ रही है ना मेरी? क्योंकि स्क्रीन शेयर पे कम हो जाता है आवाज़। ओके, अब थोड़ा सा पहले मैं तुम लोग को इंट्रो दे देती हूँ ओवरऑल कि क्या क्या होने वाला है। ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा एंशियंट हिस्ट्री के टाइम के सोशल डेवलपमेंट के बारे में, जो उस समय गतिविधियाँ हो रही थी सोशली। वो फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर एरिया में बदला जा रहा था, उसके बारे में किस तरह से लाइफ चेंज हो रही थी फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट की, और किस तरह का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था रिसोर्स को लेकर या किसी चीज़ को भी लेकर। और इसमें जो एक बीच में पॉइंट बना रखा है ना, ध्यान रखने वाली चीज़, कंसिडरेशन रखने वाली चीज़ है कि कुछ कुछ टेक्स्ट के बारे में इसमें बात होगी। जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट महाभारत, वो किसने कंपोज किया, क्या था वो, फॉर होम किसके लिए था, किस तरह की भाषा यूज हुई थी, और टेक्स्ट सर्कुलेशन क्या रहा, कि कहाँ कहाँ पे वो टेक्स्ट तुम्हारे गए। टेक्सचुअल ट्रेडिशन, जो सोशल बिहेवियर था, हाउ द सोसाइटी वाज बिहेविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जानेंगे। एक जो वाइड रेंज ऑफ सोशल रिचुअल्स और सिचुएशन या फिर जो प्रैक्टिसेस रहती थी कि सोसाइटी करती क्या थी, सोसाइटी के प्रैक्टिसेस क्या थे, नॉर्म्स क्या थे, कौन कौन सोशल एक्टर्स थे, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो लीड कर रहे थे सोसाइटी को, जो मिनिमल वर्क कर रहे थे। और जो तुम्हारा टेक्स्ट लिखा गया है वो किसके पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, क्या किसी एक स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी है उसके लिए ही लिखा गया है। मतलब अभी भी तो तुम बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं ना जो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव तुमको बता रही होती है, पूरी सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें तो छूटी रहती हैं। और ये सब पूरा मिल करके तुम्हारा ये चैप्टर बनाता है। अल्टीमेटली हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द क्रिटिकल एडिशन, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। अब क्या हुआ कि 1919 में, 1919 में एक स्कॉलरशिप चालू की गई, यानी कि रिसर्च बुक चालू किया। एक इंडियन संस्कृत है, यानी कि संस्कृत के स्कॉलर हैं बहुत बड़े, BS सुखथानकर जी, हाँ, BS सुखथानकर। अब इन्होंने एक स्कॉलरशिप चालू की, रिसर्च चालू किया, किसको लेकर, महाभारत को लेकर। अब इन्होंने सोचा ना कि अब क्या करते हैं, अपन लोग इस पर रिसर्च करते हैं कैसे। तो एक मस्त टीम बनाएंगे जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स रहेंगे, और उस पर वो सब स्कॉलर्स किस पे काम करेंगे, महाभारत को रीबिल्ड करेंगे। जो अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग जगहों पे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में महाभारत जो बटा हुआ है, उन सबको जोड़ करके एक टेक्स्ट बनाएंगे पूरा का पूरा। अब इनका काम क्या रहा, पहला चीज़ आ सकता है, या PYQ भी रहा है, कि ये लोग पूरे सब कॉन्टिनेंट हमारा जो रहा वहाँ से कलेक्ट करते थे स्क्रिप्ट, संस्कृत मैनूस्क्रिप्ट, जिसमें महाभारत या फिर उससे जुड़ी हुई कोई बातें लिखी हुई थी। एंड सेकेंड थिंग दैट दे वर डूइंग, कंपेयरिंग वर्सेस फॉर ईच मैनूस्क्रिप्ट्स। मतलब समझ लो, एक एक उसका जो वर्स है, एक एक जो लाइन है, जो पंक्तियाँ हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है। एक जो बाजू में मैनूस्क्रिप्ट रखा हुआ है उससे, मान लो कि उनके पास 5 मैनूस्क्रिप्ट हैं, अलग अलग 5 राज्यों से लाए हैं, तो उसको वो लोग कंपेयर कर रहे थे। अब उस कंपेयर क्यों कर रहे थे, तो जो वर्सेस उनकी कॉमन थे ना, मतलब सब में सेम सेम चीज़ लिखी हुई है, सब महाभारत का जो अलग अलग बुक हम लोग उठा के लाए हैं अलग अलग जगह से, उसमें जो भी सब कुछ सेम रहता है उसको सिलेक्ट करते और पब्लिश कर देते। और ये जो सिलेक्शन और पब्लिश का पूरा प्रोसेस रहा है ना, 13,000 पेजेस लगे हैं जिसमें जाके ये पूरी चीज़ें तुम्हें मिलती है। अब इसको बनाने में कितना समय लगा, तो इट टुक देम 47 years टू मेक दिस क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। और इन सभी चीज़ों में 2 चीज़ वेरी मच विजिबल और अपेरेंट रही है। पहला है कि देर इज़ अ कॉमन एलिमेंट,
कॉमन एलिमेंट संस्कृत वर्जन जितना भी है ना, कुछ कुछ कॉमन मिलता गया है। जितना भी सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट, उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट मिला उनको संस्कृत वर्जन के, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। चाहे वो काशी से हो ले लगा करके नेपाल का देख लो, नॉर्थ से लेकर केरल देख लो, तमिलनाडु देख लो, सब में कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है। और एक और जो चीज़ अपेरेंट रही वो थी रीजनल वेरिएशन, कि सब में कुछ ना कुछ रीजनल वेरिएशन रहा है। जैसे अभी तुम देखोगे ना तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन जगहों पे भी रामायण मनाया जाता है। एक जगह पर हम कहीं नाम पढ़ रहे थे, जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो तुम्हारे हनुमान जी हैं वो ये नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन इन जनरल टेक्स्ट देखोगे तो उसमें तो ब्रह्मचारी है। तो ये क्या हुआ हमारा रीजनल वेरिएशन, यानी कि जगह टू जगह चीज़ें वेरी कर रही हैं जो लिखी हुई हैं। अब ये वेरी कर रही हैं तो अब ये लोग लिख तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सब में कॉमन है वही वो लोग मेन में लिखेंगे। लेकिन इन्होंने लिखा, और कहाँ लिखा, जो तुम्हारा फुटनोट होता है ना, और एज अपेंडाइसिस, जो मेन टेक्स्ट के नीचे डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। लेट मी शो यू गाइस क्या होता है वो। देखो यहाँ पे, जैसे ये मेन टेक्स्ट है, इट इज़ अ हिस्ट्री की किताब है ये। तो ये मेन टेक्स्ट रहा, यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो छोटे छोटे यहाँ से यस्टरडे ये सब लिखा हुआ है ना, इसको फुटनोट्स कह दो, तुम अपेंडाइसिस कर कह दो। ठीक है, मतलब कि जो वेरी कर रही है तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, फिर कुछ रेफरेंसेस जहाँ से लिए इसको कहा गया। तो इस तरह से इन्होंने भी किया। अब अब ये क्यों किया, आई मीन ये तो हुआ ना कि रीजनल वेरिएशन शो कर रहा था। अब एक और चीज़ जो देखने को मिली वो था रिफ्लेक्शन ऑफ कम्प्लेक्स प्रोसेस। हर जगह का अलग अलग वेरी कर रहे हैं चीज़ें। तो तुम्हें डायलॉग देखने को मिलेंगे जो डोमिनेंट ट्रेडिशन है उसके बीच में। अभी भी जो सोसाइटी में डोमिनेट करता है व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, तो क्या होती है, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं, सोसाइटी के लेवल पे भी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी। जो लोकल आइडियाज़ रहे हैं, प्रैक्टिसेस रहे हैं, उन्हें भी दिखाया है। और कभी कभी तो कन्फ्लिक्ट में पड़ जाते और कभी कभी कंसेंसस भी ड्रॉ आउट कर लेते थे कि ठीक है, अ, ये हम भी मान रहे हैं, ये आप भी मानिए, इस तरीके से। लेकिन हाउ डू वी गेट टू नो एक्चुअली, हमें कैसे पता चलता है। तो बहुत सारे ऐसे संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो लिखे भी गए हैं ब्राह्मणा के द्वारा, बाई एंड फॉर ब्राह्मणा। एंड इनकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू यानी कि हम ऊपर ऊपर से क्या समझते हैं कि जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिस किया जाता होगा, ये हम मान के चलते हैं। जैसे अभी भी हमारे पास कोई मैनुअल निकलता है, कोई अपनी सोसाइटी का ही देख लो, जो तुम्हारे बाजू का घर का रहता है सोसाइटी या फिर कैंपस वगैरह का, तो वहाँ पे रूल्स लिखे रहते हैं। लेकिन क्या वो रूल्स सभी हम लोग फॉलो करते हैं? नहीं। तो एक फेस वैल्यू मान के चलो कि हाँ सब फॉलो कर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन देख लो उस तरीके से। और कौन कौन भाषाओं में पढ़ी जाती थी ये टेक्स्ट उस समय की? पाली, प्राकृत एंड तमिल। और इसमें एक टेक्स्ट का नाम इन्होंने रख दिया है नाम नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट। अब ऐसा नहीं है कि जो टेक्स्ट ब्राह्मणाज ने लिख दिया अब वो लोग मान ही रहे हैं, लोग उस पर उसको अथॉरिटेटिव भी मानते हैं। अथॉरिटेटिव यानी कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने, हमारे किसी भी, हमारे में से किसी के भी पेरेंट्स ने कोई बहुत स्ट्रिक्ट सा रूल लगा दिया है, जैसे अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अ गुड टू ईट, क्या बोलते हैं, करेला और ये सब, लेकिन तुम्हें ये अथॉरिटेटिव लग रहा है। तो उस तरीके से तो लोगों को अथॉरिटेटिव लगता, लोग क्वेश्चन भी करते कि क्यों क्यों फॉलो करें हम। बहुत समय तो ऐसा भी आता कि रिजेक्ट भी कर देते जो तुम्हारा नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट में लिखा रहता। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक। जब मुझे तुम लोग का कमेंट नहीं दिख रहा है, लेट मी, इज इट कमेंट, तुम लोगों ने कुछ किया, किसी को कुछ पूछना है? और मैंने टॉपिक चेंज किया है ना, ऑल गुड, ठीक है फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा किंगशिप एंड मैरिज। किंगशिप का मैंने मतलब तुम्हें पहले भी बता दिया था कि रिश्तेदारी, और मैरिज ये भी भला बताने की चीज़ है। मैनी रूल्स एंड वैलिड प्रैक्टिसेस, अलग अलग रूल्स जो रहे उस समय के, जो अलग अलग प्रैक्टिसेस रहीं वो जानेंगे रिश्तेदारी और शादियों को लेकर के। फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिली। अब हमें फैमिलीज के बारे में कैसे पता चलता है? तो नॉट ऑल आइडेंटिकल, ये लिखने का मेरा ये मतलब रहा है कि सब सेम नहीं रहे हैं। जितने फैमिलीज़ हैं अभी भी तुम देख लोगे तो फैमिलीज़ कहाँ किसी की सेम रहती हैं, मान लो कि कुछ की सेम है कुछ की नहीं है, उस तरीके से। अब बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स, जाहिर सी बात है
कंटेम्प्रेरी में भी देखोगे तो किसी के परिवार में 4 लोग हैं, किसी के 5 है, किसी के 10 है। देयर रिलेशनशिप विद वन अनदर। मान लो एक घर में बाप बेटी में बहुत एकदम भाई भाई वाला दोस्ती तरीके से हैं, दूसरी जगह पे तो है ही नहीं, दूसरे घर में उस तरीके का स्वभाव ही नहीं है लोगों का। तो वो हो गया कि रिलेशनशिप कैसा रहा एक दूसरे के साथ, काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ कि क्या क्या काम करते थे उस समय के जो परिवार थे। सेम फैमिली में रहते थे, फूड को शेयर करते थे, रिसोर्सेज भी शेयर करते थे। अब तुम नहीं करते हो क्या रिसोर्सेज शेयर अपने फैमिली में? करते हो तो अपने सिबलिंग्स के साथ उस तरीके से साथ में रहते थे, काम करते थे, अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। अभी भी यज्ञ तुम करवाने जाओ, कोई पूजा कराने जाओ, तो घर के सारे मेंबर्स जुट जाते हैं, उस तरीके से उस समय भी होता था। लार्ज नम लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल, जिसको इन्होंने कहा है किनफोल्ड और रिलेटिव्स। रिलेटिव्स इज इक्वल टू किनफोल्ड, किनफोल्ड इज इक्वल टू रिलेटिव्स। ठीक है, यानी कि एक जो लंबी श्रृंखला चल रही है ना लोगों की, सब एक दूसरे को जान रहे हैं, जैसे फूफा हो गया, फूफी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उस तरीके से। कुछ ब्लड रिलेशंस को कजिन मानते, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल साउथ में जो अधिकतर जो लोग हैं ना, तो वहाँ पे ब्लड रिलेशन ही चलता है। साउथ के जो कजिन्स रहते हैं वहाँ पे शादियाँ भी हो जाती है, नॉट ऑल ऑफ देम, बट या एक चंक ऐसा भी है जो कजिन्स वगैरह में शादी कर ली। इसका मतलब क्या, ब्लड रिलेशंस नहीं मान रहे हैं। कुछ एलाइट्स फैमिलीज भी होती, कुछ ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं। अभी एलाइट्स फैमिली है कि नहीं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर के घर में होंगे, या फिर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर में होंगे, या लीडर्स के बड़े बड़े घर में, वो इलाइट हो गए। उस समय मान लो मोनार्क या फिर कुछ ऐसा रहता होगा, ऑर्डिनरी लोग थे। अब दिक्कत कहाँ आ जाती है ना कि ऑर्डिनरी लोगों के बारे में हम लोग को क्लैरिटी नहीं मिलती है। क्यों? अब ऑर्डिनरी लोगों के बारे में कौन लिखेगा? उनके फैमिलियर जो रिलेशनशिप था उनके बारे में कौन लिखेगा? कोई नहीं, वो खुद तो लिखते ही नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन और एनालाइज करने पे हमें एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली पता चलता है कि किस तरह का एटीट्यूड रखते थे उस समय के लोग। और 3 शब्दों का यहाँ पे बात की गई है। एक तो है तुम्हारा कुल। कुल मतलब होता है कि फैमिली, अकॉर्डिंग टू दिस फैमिली इज फैमिली, जनाती या ये भी जाति भी कह सकते हो तुम। लार्ज नेटवर्क ऑफ किनफोल्क, वही रिश्तेदारों की लंबी श्रृंखला। और वंश या वंश कह लो, लीनेज, जो तुम्हारी लीनेज चलती आ रही है। लाइक एक हमारे ग्रैंड फादर थे, तो फिर फादर हुए हैं, फिर ब्रदर, फिर उस तरीके से उसका भी आगे बढ़ेगा, तो वो ये हो गया वंश, वंश हो गया तुम्हारा लीनेज। ठीक है। द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट आज से ही नहीं, बहुत पुराना ही है। तो ये जो पितृसत्ता की बात होती है ना, जिसमें सारी अथॉरिटी घर का जो मेल मेंबर रहेगा, खास करके जो बाप रहता है उसके हाथों में रहता है, उस समय भी यही था। और कैसे था, अब इसके बारे में कैसे पता चला, तो महाभारत का ये लोग कॉन्टेक्स्ट तुम्हें झोंकते हैं कि समझो महाभारत। महाभारत में यहाँ पे एक झोंका इन्होंने दिया है कि फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। लैंड और पावर की टसल चल रही थी दो ग्रुप्स ऑफ कजिन्स के बीच में। एक तो तुम थे तुम्हारे कौरव, दूसरे थे पांडव। और ये दोनों ही एक वंश या फिर लीने से बिलोंग करते थे, जो था कि कुरु वंश से दोनों आते थे, कौरव भी और पांडव भी। गाइस, अगर किसी को बीच में कुछ ऐसा लगे ना कि नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोल देना माइक खोल करके, क्योंकि इधर तुम्हारे मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। अब इनकी जो लड़ाई हुई ना पावर और सत्ता को लेकर के, महाभारत की कहानी से हम सब वाकिफ है, तो उसमें जीता कौन? पांडव। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ ये हार जीत वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन एक पेट्रोलिनी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दैट प्रायर टू कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है महाभारत का, उसकी सेंट्रल स्टोरी क्या है? पेट्रोलिनी पे है कि सन्स ही जो है तुम्हारे वो क्लेम करेंगे रिसोर्स को। पांडव के भी, पांडव के बहन थी, पता नहीं कौरव की एक बहन थी, तो क्या कौरवास के बारे में किसी ने बताया? उसकी बहन के बारे में नहीं। ये पेट्रोलिनी के लिए रहा, यानी कि पितृसत्ता के बारे में कि जो घर का पुरुष है उसके हाथ में रिसोर्सेज रहेंगे, जो घर के बेटे हैं वही क्लेम कर सकते हैं रिसोर्स को, थ्रोन को, जो तुम्हारी गद्दी है उसको। ठीक है, तो जब भी उनके पेरेंट्स की डेड हो जाती, या फिर उनके पेरेंट्स हट जाते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे थ्रोन से, तो उनका जो बेटा रहता है वो क्लेम करता है उसको। अब मान लो कि किसी का बेटा ही नहीं हुआ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उन्हें, उनकी तो कोई संतान ही नहीं थी। इन जनरल मान लो कि किसी का बेटा ही नहीं हुआ, उनकी सिर्फ बेटियां ही हुई। तो अगर बेटा नहीं रहेगा ना, तो उसका जो भाई रहेगा राजा का, वो सक्सीड करेगा। ठीक है, उसका भाई सक्सीड करेगा। अब मान लो कि भाई भी नहीं है, तो उस सिनेरियो में एक जो तुम्हारा सबसे करीबी रिलेटिव रहेगा,
किन्समैन रहेगा। किन्समैन मतलब वही जो सबसे करीब तुम्हारा रिश्तेदार है, जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये संभाल लेगा राजगद्दी को, वो। ठीक है। और यहाँ पे प्रभावती गुप्ता का भी एक बात दी गई है। प्रभावती गुप्ता इज वन ऑफ द, व्हाट शुड आई से, एक अलग ही एग्जाम्पल उभर कर आता है कि यहाँ पे तो जहाँ सिर्फ बेटे बेटे को कह रहा है राजा बनाने के लिए, वहाँ पे एक महिला भी रानी बनती है। प्रभावती गुप्ता रानी थी। क्या है भाई, मंत्रास रिचुअल टेक्स, हाई मर्चेंट्स का बेटा हुआ स्टेटस। ओके, सो देयर आर मैनी रिचुअल्स और मंत्रास विच आर रिटन इन टेक्स्ट, जो हमें ये बताता है कि मान लो कि मर्चेंट को बेटा हुआ ना, तो उसके लिए जो ब्राह्मण वगैरह रहते थे वो पूजा पाठ कराते थे, रिचुअल्स कराते थे, अलग अलग मंत्र देते थे। इसका एक पॉइंट वहाँ भी दिया है, बॉक्स में भी, हमारे बुक में भी। तो उससे क्या होता था कि मान लो कि हम भाई ये तो नॉर्मल जीन्स पे आधारित है ना, अभी जरूरी थोड़े कि तुम मंत्र पढ़ रहे हो तुम बेटे ही होंगे। तो मान लो कि हो गया मर्चेंट, जो भी तुम्हारा व्यापारी था, कोई बड़ा आदमी था, उसके घर में बेटा हुआ पैदा, तो क्या हुआ, अब ये खुश, अब ये खुश हुआ तो किसको मिलेगा पैसा, ब्राह्मणास को। तो ब्राह्मणास क्या करते थे कि इस तरीके की चीज़ें और फैलाते रहते थे कि मंत्र पढ़ो तो बेटा होगा। जैसे ये वाला सोर्स वन जो हमारा है, प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, इसी के रिगार्डिंग है। अब इसी में एक और तुम्हारा टॉपिक है रूल्स ऑफ मैरिज, शादी के क्या नियम रहे होंगे। बेटियां, बेटियों से इन्होंने शुरुआत किया कि इनके पास किसी भी तरीके का क्लेम नहीं रहता था रिसोर्स, जो तुम्हारा हाउस होल्ड का रिसोर्स, कि तुम्हारा ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, कोई भी महंगी चीज़ है, कार वगैरह, तो क्लेम नहीं कर सकते हैं। उस समय तो क्या ही कार होगा, रथ वगैरह होता होगा, तो क्लेम नहीं कर सकते बेसिकली रिसोर्सेज को। इनको शादी करानी होती है। शादी किससे, तो आउटसाइड किन, यानी कि जो तुम्हारा किन फोल्क है ना, जो तुम्हारे रिलेटिव्स है, वहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू मैरी है, आउटसाइड किंग तुम करोगे। और इसको एक टर्म दिया गया है, एक्सोगैमी। एक्सो का मतलब होता है बाहर, गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी कि बाहर मैरिज करना। अब जो डॉटर्स, जो बेटियों की शादी की जाती थी, वो हाई स्टेटस केयरफुली रेगुलेटेड होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कि राइट टाइम पे हो और टू राइट पर्सन, और इसका ध्यान जो घर के मेल मेंबर रहते थे वो देखते थे। गिव राइज टू बिलीव ऑफ कन्यादान, और यही जो प्रोसेस रहा ना कि सही समय पे सही इंसान के साथ करना चाहिए। तो अब इससे क्या हुआ कि कन्यादान का प्रोसेस उभर के आया। कन्यादान यानी कि क्या, गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, जो कि एक रिलीजियस ड्यूटी बताया गया है हमारे बुक के अकॉर्डिंग फादर के लिए। ओके, अब ये करते कैसे होंगे, मतलब आप एक दूसरे को पहले जानना भी तो पड़ता है, तभी तो तुम किसी से विवाह करोगे। तो उसके लिए मान लो कि कभी कोई एक मर्चेंट दुकान गया, फिर बाजार गया, उसको तो जाना ही काम रहता है, फिर दूसरा आया, तो लोग बात कर देते हैं, आइडिया शेयर किया। अब आइडिया शेयर किया तो बोला अरे आपकी भी बेटी है, बोलते हाँ हाँ हमारा भी बेटा है। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें, शादी ब्याह की बातें हो गई। फिर ब्राह्मणा सोचते हैं ना कि कहीं ये हाथ या फिर जो मामला है मेरे हाथों से फिसल ना जाए, तो उन्होंने कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर बना दिया और कहा कि भाई हम तो फॉलो करेंगे ही और तुम भी इसको फॉलो करोगे। मैरिज को लेकर तो था ही, और भी बहुत सारे। तो इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर बनाया है ना, कि सबको ये फॉलो करना है। तो 500 बीसीए में, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट लिखा गया है, धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास, हाँ, और मनुस्मृति, ये 3 किताबें लिखी गई हैं, और इन तीनों में आपको कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर देखने को मिलेगा। ब्राह्मणस का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है ना कि तो सोशल, इसको तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये पूरी जितनी भी जगह है सब जगह फॉलो करो जो मैंने कहा है। खुद भी फॉलो करते थे, दूसरों को भी पागल करते थे। अब ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, और जो उनका इन्फ्लुएंस रहा, वो सर्वत्र रहा, ऑल परवेसिव रहा, हर जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राह्मणास। ठीक है। अब इन्होंने 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज बताए, जिसमें से 4 है भाई अच्छे वाले, 4 है बकवास वाले। किसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सब समझ रहे हैं, ब्राह्मणास के अकॉर्डिंग। 4 तो अच्छा है, तो अच्छा है, जैसे तुम अरेंज मैरिज देख लो, या फिर कुछ इस तरीके के बॉक्स में भी दिया है ना, और बाकी की 4 जो है खराब कहे गए। तो ऐसा माना जाता है ना कि मे बी ये वो वाले 4 होंगे ना जो ब्राह्मणस खुद नहीं फॉलो करते होंगे, या फिर उनके नॉर्म्स में एक्सेप्ट नहीं होते होंगे, जैसे लव मैरिज और ये सब चीज़ें। तो लोग कहते होंगे नहीं ये खराब है, ये सब करना ही नहीं है, उस तरीके से। 4 अच्छे हैं, 4 खराब है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है द गोत्रास ऑफ वुमेन। जी हाँ, पहले तो ये समझ लो कि गोत्र क्या है, गोत्रास, गोत्र।
तो जो हर एक गोत्र है वो नाम नेम्ड आफ्टर वैदिक शीर, एक वैदिक शीर, एक ऋषि मुनि होगा उसके नाम पे होगा। जो भी सेम गोत्र से बिलोंग करता है ना, उन्हें उनका डिसेंडेंट मानते हैं। मान ली कि कोई बी गोत्र था, बी गोत्र कैसे कि बी गोत्र का एक ये था वैदिक साधु संत मान लो। अब वो गोत्र सब उसके फैमिली मेंबर्स लगा रहे हैं अपने नाम में उस तरीके से, तो हमें पता है कि ये वहाँ से है, तो वो हो गया ना उनका, वो डिसेंडेंट हो गए कभी बाद में। और तो उनके बीच में शादियां नहीं होती थी जो सेम गोत्रास के लोग होते थे। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन एक हो गया। इस तरीके से दो रूल्स जो फॉलो किए जाते थे गोत्रा को लेकर, पहला कि जो औरतें थी दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। कब? आफ्टर देयर मैरिज, शादी होने के बाद वो जो अपना पिता का गोत्र है गिव अप कर देना था उनको, एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड, जो भी हस्बैंड का रहेगा वो अडॉप्ट करना रहेगा। और जो मेंबर ऑफ सेम गोत्र रहेंगे वो कैन नॉट मैरी, दे कैन नॉट मैरी विथ ईच अदर। अब ये क्या है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि ओवरऑल ये ब्राह्मणास का सोशल नॉर्म्स एंड कंडक्ट है, जो हर जगह फॉलो करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर जगह फॉलो होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को देख लो, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, क्या है वो, इतना हम लोग बात करते हैं। तो उस तरीके से ठीक है, तुम जान लो कि हाँ इस तरीके का रूल्स थे, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं होते थे। कैसे? अभी नीचे पता लगेगा। अब जो औरतों के नाम या फिर औरतों या आदमी किसी के भी नाम थे ना, वो डिराइव होते थे उनके गोत्र नेम से। एक बहुत ही पावरफुल रूलिंग लीनेज रहा है सातवाहना का। सातवाहना ने कहाँ रूल किया है? तुम्हारे वेस्ट इंडिया और जो डेक्कन का क्षेत्र है ना वहाँ। अब इनके फैमिली की जो टाइज हैं वो हम लोग बनाते हैं कैसे? तो एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें इनके फैमिलीज के बारे में लिखा है सातवाहनास के, तो वहाँ से पता लगता है। तो वहाँ से ये भी पता लगता है कि दे आर पॉलीगेमस, यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने में विश्वास रखते थे जो वहाँ के राजा रहते थे। जो लेडीज़ इन रूलर के साथ विवाह किया, उन्हें नाम, उनके नामों में क्या था? उनके फादर का गोत्र था, जैसे गौतमा, वैशिष्ठा। और इन्होंने शादी के बाद भी यही नाम रखा, जबकि ये गोत्र कौन सा है इनका? फादर का आ रहा है, लेकिन आफ्टर, इवन आफ्टर देयर मैरिज दे आर कैरिंग द सेम गोत्र। तो यहाँ पे तो रूल टूट गया, जो तुम्हारे ब्राह्मण ने सेट किया था रूल तो टूट गया। तो यही मैं कहना चाह रही थी। कुछ जो वुमेन थी बिलोंग टू सेम गोत्र, यही सातवाहना में ही सेम गोत्र से बिलोंग कर रही थी, देवर मैरिंग विथ ईच अदर। लेकिन अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि सेम गोत्र से मैरिज नहीं हो सकता है। अब ये क्या था? ये काउंटर टू द आइडिया ऑफ एक्सोगैमी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सोगैमी कितना इंपॉर्टेंट है, मैरिज विद इन, नहीं मैरिज आउटसाइड द केन, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये दिखने को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेम गोत्र का हो गया तो ब्लड रिलेशन भी सेम हो गया इस तरीके से। सो एंडोगेमी वॉज वेरी प्रिवलेंट इन साउथ इंडिया। जो क्लोज नीट कम्युनिटी थी ना, वो आपस में शादी ब्याह कर लेती थी इस तरीके से। और मदर से इम्पॉर्टेंट, अब मदर्स की भी क्या माँ इम्पॉर्टेंट थी, तो तुरंत कंक्लूजन पे नहीं कूदना है। क्यों? क्योंकि उन भले ही उनके नाम में जो सतवाहना ज़रूरत है ना वो मेट्रोनिम्स थे, यानी कि उनका जो नाम था वो डिराइव होता था उनकी माता से। उनकी जो भी माता है तो उनका नाम वो लोग लेते थे। लेकिन जब सत्ता की बात होती है तो ऑफ कोर्स कोई भी माँ का प्यार नहीं चलता, वहाँ पे वही बैठता था, जो राजा था वही बैठता था। तो पेट्रिलिनियन हो गया ये पितृसत्ता। फिर आपको देखने को मिलेगी खाली नाम लगा रहा है, नाम में मम्मा का नाम लगा रहा है अपना। सोशल डिफरेंसेस क्या थे विथ इन और बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट? कास्ट में भी तो सोशल डिफरेंसेस होगा ना, खुद अंदर में भी होता है, मतलब क्षत्रिय में भी कोई ऊपर कोई नीचे इस तरीके से। और जो ओवरऑल जो कास्ट सिस्टम था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। अब कास्ट क्या होता है? तो कास्ट इज अ सेट ऑफ हेरारिकल ऑर्डर कैटेगरीज, एक हेरारकी बना दी गई है हर एक कैटेगरी, जिसमें कुछ टॉप पे है कुछ फ्लैट बॉटम पे है। आइडियल ऑर्डर धर्मसूत्र शास्त्रा जो सूत्राज, मतलब यहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ब्राह्मणस की जो पोजीशन थी वो डाइवेनली थी। उनको ऐसा माना जाता था कि ये तो सीधे डाइवाइन ही है विद इन द कास्ट सिस्टम। और पोजीशन जो थी, यानी कि सोसाइटी में आपका क्या पोजीशन रहेगा, इट विल डिटरमाइन विथ योर बर्थ, आपके जन्म से डिटरमाइन होगा। ठीक है, ये हम कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहीं पे इन्होंने बात की है द राइट ऑक्यूपेशन की। अभी जो राइट ऑक्यूपेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है कास्ट से, कि कौन कास्ट क्या ऑक्यूपेशन करेगा ये हम बताएंगे तुम्हें। लेट मी टेल यू गाइज, ये जो वर्ना सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम का पूरा फिनोमिना है ना, इनिशियल डेज में जब ये स्टार्ट हो रहा था ना तब ऐसा नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस
ला दिए गए। आवाज तो नहीं जा रही ना तुम लोग की इधर? कोई एक जन बोल दो। क्लियर है आवाज, तुम कंटिन्यू करो। थोड़ा ओके बहुत मैं अगर चलता है। हाँ, इधर कुकर से आवाज निकल रही थी, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं। हाँ, अभी जो राइट ऑक्यूपेशन की बात की गई है, DND, वही धर्मशास्त्रा सूत्रास जो भी कहना चाहो, उसमें ऑक्यूपेशन के भी बारे में बताया गया है कि कौन सा जो तुम्हारा वर्ण है उसको क्या करना चाहिए, और उसके रूल्स के भी बारे में इन्होंने बताया। जैसे जो ब्राह्मणास है तो ब्राह्मणास को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्या वेदास, सेक्रीफाइसेस जो तुम्हारा यज्ञ वगैरह है ये कराना चाहिए। गिफ्ट जो है उन्हें लेने भी चाहिए। हाँ, गिव एंड रिसीव, लेने भी चाहिए और देने भी चाहिए। जो तुम्हारे क्षत्रिय है, जो कि सेकंड आता है, ये पूरा जो वर्णा सिस्टम है उसमें, इसको लड़ना चाहिए। वॉरफेयर में बहुत काम आएंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये सोल्जर्स रहते थे, लोगों की प्रोटेक्ट करना इनका काम है। एडमिनिस्टर जस्टिस, क्योंकि जो क्षत्रिय होते थे वही राजा भी बनते थे। वेदास भी पढ़ना इनका काम रहा। गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड, अब ये क्या करेंगे कि यज्ञ इन्हें भी करना है, इन्हें भी वेदा पढ़ना है। वेदा इन्हें पढ़ाना नहीं है लेकिन पढ़ना है। और इन्हें गिफ्ट देने हैं, लेने नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजा के लेवल पे चीज़ें आ जाती थी क्षत्रिय में, तो ये लेंगे क्यों भाई, इनके पास तो खुद ही इतना पैसा है। अब जो वैश्यास वगैरह थे, उनका काम था कि आप खेती करेंगे या फिर ट्रेड कर लीजिए या फिर पेट्रोलिज्म जो तुम्हारा हो गया। और जो शूद्र था वो सबसे लास्ट कैटेगरी थी, वो सर्व करेगी ऊपर की जो 3 कैटेगरीज रहेगी उसको। और ये पूरा बिगड़ा हुआ सिस्टम है तुम्हारा वर्ण सिस्टम का, या फिर इनको कास्ट सिस्टम भी कह देते हैं कई लोग तो। इनिशियली डेज में ऐसा नहीं था। इनिशियली डेज में बहुत लिबरल थी चीज़ें, बहुत व्हाट शुड आई से, बहुत लचीली थी। ऐसा नहीं कि आप राजा का बेटा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। जिसमें पोटेंशियल रहेगा, जो उस तरह का काम करेगा वो बन सकता है। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी रिजिड हो गई हैं, उसी का परिणाम ये है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। अब ब्राह्मणस कैसे करते हैं? जो तुम्हारा रूल था, जो भी वो बना रहे थे, लिख रहे थे, इतनी सारी किताबें लिख डाली, उसको इन्फोर्स कैसे करते थे? पहला चीज तो वो बताते थे कि हमारा तो डाइवाइन ओरिजिन है भाई, सीधे भगवान ने उठा के पटक दिया है हमें। और सेकंड की एडवाइस किंग टू इंश्योर कि ये जो नॉर्म्स विद इन देयर किंगडम है वो फॉलो हो। अब इनकी राजा से बनती थी, अभी राजा को ही बोलते कि भैया ये जो शास्त्र वगैरह में हम लोगों ने लिखा है, मनुस्मृति में जो भी लिखा है ये सब फॉलो करवाइए आप, है ना, विद इन द किंगडम। अब राजा जो बोले वो प्रजा तो करेगी, है कि नहीं? वैसे तीसरा था कि ये लोग लोगों को परसुएट करते थे दैट देयर स्टेटस वाइड वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ। अब ये अलग ही ब्राह्मणा से ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो स्टेटस है ना, तुम जहाँ जन्म लियो वहां से डिटरमाइन होंगी चीजें। ऐसे ये 3 तरीकों से ये रूल्स को जो भी खुद लिख रहे थे, बना रहे थे, उसको इन्फोर्स कर देते थे। लेकिन अगेन इनका भी सपना टूट जाता है, मतलब टूटना सही नहीं रहेगा, बट नॉन क्षत्रिय किंग्स का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय भी रहे जो नॉन क्षत्रिय थे, मतलब देवर नॉट क्षत्रिय, स्टिल देवर किंग। जैसे मौर्यन एम्पायर का बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, और ये बहुत हॉटली डिबेटेड है कि मौर्य किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है ना कि ये क्षत्रिय क्षत्रिय रहे होंगे, लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये कहता होगा नहीं ये तो लो ओरिजिन है। एंड लेट मी गिव यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब ब्राह्मणा क्यों बोलेगा वो लॉजिक लो ओरिजिन है? इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा इंसान था जो सच में सिस्टम से बाहर से आया था। उसको चाणक्य जो हमारे थे पूरा अलग तरीके से, कोई राजा का बेटा वगैरह नहीं था, अलग ही उठा के लाया था क्योंकि उसके योग्य था। चाणक्य भी ये भी बात क्या, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्यों कहेगा वो क्षत्रिय है? क्योंकि बाद में, बहुत बाद में आई थिंक उससे बुद्धिज्म या जैनिज्म से भी उनका बहुत जुड़ाव रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ऐसे अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो मानता ही नहीं है तुम्हारा इसको, इस सिस्टम को, बर्थ वाले सिस्टम को। वो तो ये मानता है ना कि ठीक है तुम्हें जो काम करोगे उस तरीके से, तो काम तो राजा वाला कर रहा है, तो उन्होंने क्षत्रिय कह दिया। लेकिन जो इसके बाद के जो सक्सेशन है ना, जैसे कानवा और जो संगाज आए, तो ये दोनों ब्राह्मण थे लेकिन ये भी राजा थे। तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि पॉलिटिकल पावर वाज ओपन टू एनीवन, है ना, जिसके लाठी उसी के भैंस। तो दे कैन मस्टर सपोर्ट और रिसोर्स, मतलब जिसके हाथ में पावर रहेगा वो पॉलिटिकल वो राजा बन सकता है।
तुम मार पीट के हटा दो राजा को, क्या फर्क पड़ता है, उस तरीके से। अब ही देख लो ना यूक्रेन रशिया वाला पॉइंट ऑफ व्यू, कितने ही पूरा बर्ड लगा हुआ है उसको लेकर, फिर इसराइल या फिर गाजा वाला, समझ में आ जाएंगी चीजें। अब एक और राजा का नाम इन्होंने दिया, वो है शाका। शाका सेंट्रल एशिया से आया था। इसको मिलिचास और बारबेरियंस कहा जाता था। बारबेरियंस कहने का मतलब था कि आउटसाइडर है ये, आउटसाइडर है जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जैसे रुद्रदमन एक राजा का नाम है, संस्कृत नहीं था, और ये भी शाका रूलर ही था। लेकिन ये सब कोई भी तो आपको क्षत्रिय नहीं है, ये सब तो आपके सिस्टम से बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो राजा बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है चीजों में। गौतमी पुत्र या पुत्र बोल लो, श्री सतकर्णी। अब ये कहते हैं, ये खुद को कहते हैं कि मैं एक यूनिक ब्राह्मण हूँ। ये ब्राह्मण है लेकिन फिर भी राजा है। कहता मैं डिस्ट्रॉयर हूँ ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन कोई इंटर मैरिज नहीं करेंगे। फिर भाई साहब खुद ही एक मैरिज अलायंस में जा बसे रुद्रदमन के रिलेटिव्स के साथ। मतलब वहाँ पे रुद्रदमन के परिवार में किसी परिवार, अपने परिवार की शादी की थी इन्होंने किसी की, जो कि एक्सक्लूडेड था। अब बताओ, रुद्रदमन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है भाई, शाका है, और शाका क्या है, बारबेरियंस वगैरह है, जो कि अब सोसाइटी से बाहर है, तो उसके साथ कैसे कर सकता है एक ब्राह्मण शादी, ब्राह्मण कर रहा है ये तो अगेन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब जाति धन सोशल मोबिलिटी, ये जो तुम्हारी जाति रही और सोशल मोबिलिटी क्या से क्या तक रही, जो तुम्हारे रिस्ट्रिक्शंस थे ना वो बिल्कुल नहीं था, खास करके इस पे जाति पे। मतलब जाति जितना बनाना है बना लो। ब्राह्मणा ने क्या किया, वर्णा सिस्टम तो बना दिया, वर्णा सिस्टम बना के बिगाड़ भी दिया। लेकिन अब जो मतलब और भी तो लोग हैं, जैसे निषाद वगैरह हो गए जो जंगल में रहते हैं, या फिर कोई उस तरीके के लोग, तब उन्हें कहाँ डालेंगे लोग। तो उन्होंने कहा ना कि भाई अपना जो ग्रुप बनाना है बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ जाति काउंटलेस थे। जब भी ब्राह्मण नए लोगों को इनकाउंटर करते हैं तो फोर्थ फोर्थ वर्ना सिस्टम में नहीं आते, तो उसको जाटी में डाल देते हैं। जाटी में डालने के कुछ कुछ क्राइटेरिया ये रहते कि मान लो जितने भी मछुआरे थे, कॉमन सबका ऑक्यूपेशन हो गया, तो उस तरीके से कभी कभी श्रेणी और गिल्ड ऑर्गेनाइज करते रहते तो उनको भी एक जाति का नाम दे दिया जाता। जैसे निषाद हो गया तुम्हारा, फिर स्वर्णाकार यानी कि गोल्ड स्मिथ हो गया, काम एक जैसा कर रहे हैं, इन लोगों की एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको जाति में डाल दिया ऐसा। यहाँ पे एक जिक्र आता है तुम्हारा स्टोन इंस्क्रिप्शन का, लिखा है मैंने, हाँ स्टोन इंस्क्रिप्शन, और उसमें बताया गया है मंडसूर के बारे में। मंडसूर और एमपी में है। इसमें इतिहास है गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, जो कि ओरिजिनली है गुजरात से। गुजरात में एक जगह है लता नाम के, और वहाँ से ये माइग्रेट हुए दसपुरा में। किस लिए माइग्रेट हुए हैं, तो इन्होंने लोकल किंग की ग्रेटनेस सुनी कि अरे भैया हमारा क्या राजा है। मतलब वहाँ पे जब ये गुजरात में रहते तब इन्होंने बड़ाई सुनी इतनी इतनी, और फिर बोला चलो चलो अब यहीं चलते हैं। तो अपने रिलेटिव्स और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ गए हैं दसपुरा में। अब ये नेचर क्या था गिल्ड का, ये जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे लोग उठे पुठे आ गए हैं गुजरात से सीधे दसपुरा में लैंड किए हैं, तो मेंबरशिप बेस्ड ऑन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, कि सब एक चीज़ कॉमन जो है कि सब एक क्राफ्ट स्पेशलिस्ट है, और उसी जाति के लोग दूसरे कामों में भी लग जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग हो गया कि मान लो कि एक ग्रुप है टीचर्स का, उसका जो पूरा रिलेटिव वगैरह सब टीचर टीचर, लेकिन उसमें से दो तीन ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उस तरीके से मानना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कलेक्टिवली डिसाइड करते थे कहाँ इन्वेस्ट करना है चीज़ों को, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की तरह चीज़ें चल रही है ना, गिल्ड है। तो इन्होंने एक मंदिर भी बनाया है बहुत शानदार सा, सन गॉड का। ध्यान रखना है तो रख सकते हैं आप, वो डिब्बे वो वहाँ पे दिया गया है डिब्बे के ऊपर। बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन, अभी तक तो हम चीज़ें फोर वर्नास तक ही सीमित रखने की, फोर वर्ना में ये हुआ वो हुआ, जातिस के बारे में जाना। अब इसके पार क्या थी, कुछ कुछ सोशल प्रैक्टिसेस ऐसे थे ना जिसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता था ब्राह्मणिकल आइडियाज का। ब्राह्मण क्या रूल्स बना रहे हैं, ब्राह्मण क्या धर्मशास्त्र आज लिख रहे हैं, मनुस्मृति लिख रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे। संस्कृत टेक्स्ट ऑड और सिविलाइज्ड कहता है इन लोगों को, ऑड भी कह रहे हैं और सॉरी अनसिविलाइज्ड कहता है, असभ्य लोग, एनिमल लाइक लोग। ये कौन कर रहा है, संस्कृत टेक्स्ट किसको कह रहा है, जो तुम्हारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, निषाद है, जैसे एकलव्य वाज आल्सो निषाद,
जंगल में रहने वाले लोग, जो तुम्हारे नोमैडिक पेस्टोरिस्ट हो गए हैं, जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, उनको ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो भाई हमारे जैसे नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, बिल्कुल जानवर की तरह रहते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं उस तरीके से। तो अब ये लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, तो हम भी ब्राह्मण ब्राह्मण की कोई बात नहीं मानेंगे, ब्राह्मणिकल आइडियाज पे नहीं चलेंगे। और जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं ना, मतलब जो नहीं बोलते बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज, तो उन्हें लोग म्लेच्छास कह देते हैं। मतलब कि वन हु इज आउटसाइड देयर बिरादरी, हमारे जैसा तो है ही नहीं, हमारी तो क्लास ही नहीं है, उस तरीके से। अभी ये अंग्रेजी का भी हाल फिलहाल में चला है, पगले लोग जो है वो करते हैं कि अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो अलग ही है। बियॉन्ड द फोर वर्नास, सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब क्या लड़ाई झगड़े रहे वो जानते हैं। ब्राह्मणस कहते हैं कि कुछ आउटसाइड द सिस्टम है, तो एक बड़ा भयंकर सा शार्प सोशल डिवाइड देखने को मिलता, और उसको इन्होंने टर्म किया है अनटचेबल्स करके। निषाद तक तो ऐसा नहीं है कि निषाद को छुएंगे नहीं, लेकिन एक ये लोग अपने मन से एक ऐसी कैटेगरी बना रहे हैं जो बोले कि भाई तुमको छू लेंगे तो हमको पता नहीं मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया इन द सेंस कि मतलब नहीं छूना है। जो रिचुअल्स इन्हें सेक्रेट लगता, प्योर लगता, तो अब अवॉइड करते हैं खाना वाना लेना इनसे। अनटचेबल्स जो तुम्हारे थे, इनको पॉल्यूटिंग मांगते, खास करके जो डेड बॉडीज कॉर्प्स जो तुम्हारे रहते हैं, जानवरों के या इंसानों के भी। अब उसको कोई हैंडल कर रहा है, उसको रख रहा है, तो उसको पॉल्यूटिंग कह रहे हैं, चंडास तो कहते ही कहते हैं। इनका टच, एंड यहाँ तक कि देख भी नहीं सकते, देखोगे भी ना तो मतलब कि देख लिया, अरे अरे तुमने चंडाल को देख लिया, आंखें फूट जाएगी तुम्हारी, इस तरीके का हाल था। मैन्युस्क्रिप्ट ने तो ऐसी भयंकर भयंकर ड्यूटीज भी रखी हैं चंडास के लिए। जैसे एक चीज़ तो कह दिया कि तुम गांव के बाहर रहोगे, दूसरा कहा कि भाई तुम जो यूटेंसिल्स बर्तन भी इस्तेमाल करोगे ना, वो जो बेकार के हैं, उस तरीके के कपड़े जो पहनोगे वो कोई मरे व्यक्ति का तुमको कोई दे दिया तो पहन लेना। तुम्हारे जो ज्वेलरीज वगैरह रहेंगे वो लोहे की ज्वेलरी है। विलेजेस एंड सिटीज़ में तो रहते ही नहीं थे, और रात में भी नहीं चलते थे। रात में चलते मान लो कि कोई अंधेरे में देख ले, आयरनी वाली बात है कि अंधेरे में कोई कैसे देखेगा, लेकिन ये लोग अलग ही थे। उनकी भी बॉडी डिस्पोज करेंगे, जिसका मान लो कोई रिलेटिव नहीं है तो उनकी भी बॉडी डिस्पोज कर रहे हैं, तो कायदे से तो इन्हें हीरो होना चाहिए था सोसाइटी का, इसको कोई नहीं ध्यान दे रहा, उनका ध्यान ये लोग रख रहे हैं। लेकिन नहीं, इनको तो अनटचेबल्स ही बना दिया है। ये बिगड़ा हुआ फॉर्म है। अब इसके बारे में दो जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, चाइनीज़ ट्रैवलर्स रहे हैं, मॉन्क्स रहे हैं, उन्होंने बताया। जैसे एक तुम्हारे फायांग है, तो एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क है, इन्होंने अनटचेबल्स को लिखा था कि भाई वो तो ताली बजाते चलता था स्ट्रीट में, ताकि उसे कोई देखने से बचे। हालांकि बीमारी है कि देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कहते हैं कि ताली बजाते चलिए, जो वो अनटचेबल है वो ताली बजाते चलेगा, चंडाल वगैरह, ताकि कोई उसे देख ना पाए। अब एक और चाइनीज़ पिलग्रिम आए, जोंगयांग, जोंगजांग, जो भी कहना चाहो। तब इन्होंने कहा ना कि जो एग्जीक्यूशनर्स थे, जो स्कैवेंजर्स थे, इन्हें सिटी के बाहर रहना पड़ता था। इस सीयूटी के पर्सपेक्टिव से भी है, थोड़ा तो ध्यान रखिएगा कि किस बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्लैपर्स के बारे में बताया कि क्लैपर्स लेके चलना होता है, तो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, फायांग का। फिर जब बात की जाए कि किस बुद्धिस्ट पिलग्रिम ने आपको ये बताया कि जो चंडास थे उनको आउटसाइड द सिटी रखा जाता था, तो जोंग यांग का नाम आप लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ना, इसे एग्जामिन किया जाता है कि चंडल्स, जो तुम्हारे चांडाल्स थे, इनका जो डिग्रेशन ऑफ लाइफ था, जिस तरीके की आप बीती इन पे बीत रही थी, क्या ये सभी चीज़ों के स्वीकार कर रहे थे, मान रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिया है कि शायद नहीं, कुछ कुछ ऐसे होंगे जो नहीं मानते होंगे इन सब चीज़ों को, चंडाल्स में। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस। अब तो तुम कोसों मील दूर चले जाओ, कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे जो भाई अभी कहाँ जन्म ले रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है, इनकी रिसोर्सेज का नहीं समझ में नहीं आ रहा है, उनका स्टेटस क्या है कुछ पता ही नहीं लगता है। जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं तुम्हें मिलती है। जो हंटर्स हैं, फिशर फोल्क हैं, जो मछुआरे हैं, पेस्टलिस्ट हैं, जो अपने जानवरों को लेकर इधर उधर चलते रहते हैं, जो तुम्हारे पीजेंट्स हैं, विलेज हेडमैन हैं, क्राफ्ट पर्सन है, मर्चेंट्स हैं, और जो किंग्स हैं, इनका क्या रहा होगा। इनका जो सोशल पोजीशन था ना, सेप्ड बाय रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक,
यानी कि अब इसमें क्या होता है ना कि चीजें उदल बदल हो सकती थी। यानी कि एक के पास इतना रिसोर्स था, मान लो उसने बहुत सारा रिसोर्स गैदर कर लिया, कमाया उसने बहुत, तो उसका रैंक भी बढ़ जाता था। जैसे अभी देख लो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, मान लो मेरे पास ही ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो मेरी रैंक ऊपर ही होगी भाई, सोसाइटी में भी स्टेटस ऊपर होगा। ऐसे जेंडर्ड एक्सेस। गाइस एनी डाउट वगैरह तुम लोगों को? जिसको भी है अपना माइक ऑन करके कह दीजिए, नहीं है तो नहीं भी कह देना अगेन, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है तुम लोगों का चैट वगैरह। दी 1 मिनट। हाँ हाँ बोलिए सौव्या। हाँ 1 मिनट, कहाँ गए थे? 55 का वो जो बॉक्स वाला है, ब्लू बॉक्स वाला, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 55 का? जी। रुकिए जरा, हम देख लेते हैं अपने बुक में। ये वाला प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स। आपका अलग है क्या? हाँ मेरा अलग है, तुम नाम बताओ ना, नाम बताओ। कहाँ गया? वो वाला किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। पॉइंट ये टॉपिक 2। टॉपिक 2 कौन सा यार? टर्म्स एंड फैमिली एंड किन, ये? हाँ हाँ। अच्छा बस यही ना? ठीक है। देखो, इसमें ना 3 शब्द इन्होंने दिए हैं। पहला तो है तुम्हारा कुल। कुल क्या होता है, लिखते चलना वहाँ पे। कुल मतलब कि फैमिली, ठीक है। कुल जब तुमने कह दिया ना, इसका मतलब फैमिली। संस्कृत टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है? कुल यानी कि फैमिली। जनाति तुम या फिर जाति इसको प्रोनाउंस कर लो। इसका मतलब क्या है कि लार्ज नेटवर्क ऑफ किनफोल्क, यानी जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं ना, उनका लार्जर नेटवर्क, कि तुम्हारे फूफा हो गए, मौसा हो गए, मौसी हो गई, उनके बच्चे हो गए हैं, अब उनकी भाभी हो गई, उस तरीके से। जो वंश या फिर वंश, वंश प्रोनाउंस कर सकते हो, ये लीनेज हो गया तुम्हारा, यानी कि आइडेंटिटी। ग्रैंड पेरेंट, पहले हमारे क्या थे, ग्रैंड फादर थे, फिर फादर हुए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उस तरीके से। सॉल्व? ठीक है, समझ गए। समझ में आ गया? जी। ठीक है। और किसी को आगे बढ़ूं मैं? हाँ जी। ठीक। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी का जो एक्सेस था, क्या किसको था, ये जानेंगे। ये आपको पता है, एक बैकग्राउंड, एक स्टोरी से रिलेट कराने की इन्होंने कोशिश की है। वो जब युधिष्ठिर को बुलाया जाता है वो गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए, कि आओ अब तुमको लूटेंगे। जो दुर्योधन था वो बुलाता है, पता है ना तुम लोगों को वो वाला गेम। लेकिन उसमें क्या होता है, वी ऑल नो कि जो तुम्हारा युधिष्ठिर रहते हैं, पांडव्स के जो सबसे बड़े भाई रहते हैं, वो हार जाते हैं। एंड हारने के साथ साथ वो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब उनके दाव पे लगा देते हैं। जैसे घर हो गया, सोना हो गया, जानवर उनके हो गए हैं, उनकी जो ट्रेजरी थी, पूरा का पूरा किंगडम, जितने भी रथ थे, चैरियट्स थे, स्लेव्स थे, उन अपने भाइयों को, खुद को भी। और हद तो तब हुई जब उन्होंने अपनी बीवी द्रौपदी को भी लगा दिया दाव पे, मतलब कि सब दे दिया। क्योंकि जानते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लो कि एक जुआ चल रहा है, और उस जुए में आप चीज़ें हारते चले जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं, तो जो जीत रहा है उसको सब चीज़ें मिल जाएंगी। सोच रहे हो, मतलब बीवी को ही, बीवी अपने अपने आप को भी, ऐसे। और ये भाई हैं, मतलब ये दोनों कजिन ही है, युधिष्ठिर और जो खेल रहा था उधर दुर्योधन। दुर्योधन कुरु फैमिली से, और ये पांडवास से। अब मनुस्मृति में हमें क्या देखने को मिलता है कि पैटर्नल जो स्टेट्स या ये स्टेट्स वगैरह रहते थे, वो बांटे जाते थे भाइयों के बीच में। और ये सब तुम कनेक्ट कर लो, सब कनेक्ट करते जाओ महाभारत से। जो सबसे बड़ा भाई होगा ना, उसको एक स्पेशल शेयर मिलेगा, जैसे युधिष्ठिर को मिलेगा जब वो राजा बनेगा, तो रिटेन गिफ्ट्स जो शादी में मिलेंगे, गिफ्ट्स भी लेगा। लेकिन जो वुमेन रहेगी, अगेन वो क्लेम नहीं कर सकती किसी भी तरह के रिसोर्सेज को। लेकिन वुमेन के लिए एक जो रिसोर्स या फिर एक जो मनी के बारे में इन्होंने बात किया है, वो है स्त्री धन। अब ये स्त्री धन क्या होता है कि शादी के समय इन्हें मिलता है, और ये जो रहेगा ना, ये स्त्री जो भी तुम्हारी महिला है, औरत है, वो अपने बच्चों को दे सकती है, उनको इनहेरिट कर सकती है। लेकिन अपने पति पति उसका जो पति है, उसका उस स्त्री धन पे कोई क्लेम नहीं रहेगा। तो दैट दोज लेडीज बिलाई मेरा मनी इज इक्वल टू मेरा मनी, नन ऑफ योर मनी। अपने हस्बैंड्स वगैरह। और
वॉर्न भी करता है, जो मनुस्मृति नाम का प्राणी है, मनुस्मृति नाम की बुक जो है एक्चुअली वो वॉर्न भी करता है कि छुपाना नहीं है फैमिली प्रॉपर्टी, ये ऑन वैल्यूएबल थिंग, बिना पति की इच्छा के तुम कुछ नहीं कर सकते। तो किताब 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 भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन स्त्री धन में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, स्त्री धन में चिल्ड्रन इनहेरिट कर सकता था, हस्बैंड नहीं करता था। लैंग्वेज नहीं, ये तो आगे आ गए हम लोग। एपिग्राफिक एंड टेक्सचुअल, एपिग्राफी या जो टेक्सचुअल एविडेंसेस मिल रहे हैं वहाँ से क्या पता चलता है कि जो अपर क्लास रहा था वुमेन का, उनके पास मे बी रिसोर्सेज का एक्सेस हो, जैसे तुम्हारे लैंड हो गया, कैटल्स या मनी हो, तो एक्सेस रहा होगा। लेकिन अगेन कंट्रोल कौन करेगा? मैन। ये कौन है? अपर क्लास वुमेन की बात हो रही है। अभी भी तुम सोसाइटी में देखोगे तो एक बहुत मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी, जो बड़ी बड़ी परिवार रहते हैं, फिर जो औरतें खुद में ही प्रोफेशनल हो जाती हैं, तभी वो अपने हाथ रिसोर्सेज चला पाती है, नहीं तो नॉर्मल जो हाउस वाइफ वगैरह रहती हैं वो कहाँ ही कुछ कर पाती हैं। ऐसे भले ही उनके पास रहेगा कि आलू प्याज ले आओ, लेकिन ऐसे कुछ बड़ा मान लो कि उसको प्रॉपर्टी खरीदना है तो वो नहीं हो पाता है, फिर उसके लिए सबसे सलाह करो उस तरीके से। वरना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, अब किसको कैसे एक्सेस था प्रॉपर्टी का ये जानेंगे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि जो शूद्र थे ना, और शूद्र का तो सबसे ही अलग ही दरिद्र रूप हमें देखने को मिलता है कि इनको तो ये लोग आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, कहते तुम सर्विट्यूट करो, हमेशा सेवा करते रहो, जितने भी ऊपर के 3 वर्ण हैं। अगर ये सच में होता होगा तो सोच लो, जो तुम्हारे ब्राह्मणा होंगे, जो क्षत्रिय होंगे, वो तो वेल्दीस्ट रहे होंगे क्योंकि सारा पैसा तो उनके पास एक्युमुलेट हो रहा है। लेकिन ये होता नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जैसे ब्राह्मणास में ना 2 कैटेगरी के बारे में बात की गई है, एक तो ब्राह्मणा, एक प्रिस्ट। ब्राह्मणा यानी कि स्कॉलर काइंड का व्यक्ति, जो इंटेलेक्चुअली उस तरीके से हो, जो रूल्स वगैरह लिखता हो, जो किताबें पढ़ता हो, ज्ञानी टाइप का। लेकिन प्रीस्ट जो रहता है ना, उसको पुजारी कहता है, और ये जो पुजारी था उसको 2-2 हाथ रहता था राजा के साथ, जो भी पूजा करानी हो वो सब पुजारी कराएगा। अब जब पुजारी पूजा कराएगा तो पैसा किसको मिलेगा? पंडित जी को, पुजारी को। तो प्रीस्ट कंपेरेटिवली अमीर रहते थे बजाय ब्राह्मणास के। ब्राह्मणा गरीब रहते थे। जैसे सुदामा की बात देख लो, सुदामा कहाँ बहुत अमीर था, वो भी तो ब्राह्मण था। क्रिटिक्स ऑफ वर्णा है, फिर वर्णा सिस्टम। अब जो इसके क्रिटिक्स है ना, जो कहते हैं कि हैं ये भी कोई चीज़ है वर्णा सिस्टम नाम की, वो क्या बोलते हैं? तो पहला तो है तुम्हारा अर्ली बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म इनिशियली स्टार्ट हुआ ना, शुरुआती दौर में जो बुद्धिज्म का पूरा फैलाव रहा, वो कहते हैं ना कि जो डिफरेंसेस है ना सोसाइटी में, इसको आप नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पेरेंट अगर टीचर है तो बच्चा भी टीचर हो, या किसी का पेरेंट एक स्वेपर है तो बच्चा भी स्वेपर रहो। जरूरी थोड़ा है वो मान लो उसका बच्चा पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, या फिर जो खुद ही वो स्वेपर है वो खुद पढ़ना चाहा, खुद और पढ़ा, जीवन में आगे बढ़ा, तब तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बर्थ के बेसिस पे है? बर्थ के बेसिस पे तो कोई है ही नहीं। ये सब अर्ली बुद्धिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। ये लोग बड़े भयंकर क्रिटिक्स थे वर्णा सिस्टम के। An alternative social scenario that is sharing wealth, हाँ ये थोड़ा अलग सोशल सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। जैसे जो बहुत एकदम जेनरस आदमी लोग रहते थे ना, रिस्पेक्टेड, जो सिर्फ खुद के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करते थे, जो मतलब एक तो था कि जो खुद के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट किया, खुद बहुत सारा पैसा कमाया, तो उन्हें थोड़ा बहुत हेट भी मिल जाता था, जैसे अभी मिलता है। तो लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे ना जो वेल्थ एक्यूमुलेट करते थे और उसे बांटते भी थे। और इसका तुम्हें इसके बारे में कहाँ से जानने के मिला? तो एंशंट तमिलकम जो था, उसमें जो चीफ्स थे 2000 साल पहले, खास करके तुम्हारे, हाँ मतलब वही चीफडम्स वगैरह, तो वो लोग शेयर किया करते थे चीज़ों को। अब जो चीफ्स रहे होंगे, चीफ्स चीफ्स के बारे में पढ़ाई कौन करेगा? तो उनके जो पैट्रॉन्स रहते थे, पैट्रॉन्स कौन रहता है? कैसे तुमको समझ, तानसेन के बारे में तुम लोगों ने सुना है? तानसेन, तो ये जो तानसेन थे ना, क्या हो गए? पैट्रॉन्स ही, कि वो गाने गा रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर सुर बना रहे हैं। तो उस तरह से बहुत सारे पैट्रॉन्स क्या होते थे, पोम्स लिखते थे, पोम्स के अलग अलग वर्जन लिखते थे, जो बड़ाई करता था अपने चीफ्स की। चीफ्स मान लो कि राजा है, चीप चीप नहीं, चीप्स। तो जो राजा वगैरह है, जो हेड है ना, उसके बारे में उन्होंने बढ़ाई लिखी कि हाँ हमारा राजा तो क्या ही था टाइप का। तमिल संगम इज एन तमिल बुक आई थिंक, यस।
तो इसमें हमें देखने को मिलता है बहुत सारी एंथोलॉजीज। एंथोलॉजीज मीन्स ऐसे स्टोरीज जिसमें कहानियाँ हो, मोरल वैल्यू, और जहाँ पे जानवर वगैरह बात करते हो आपस में, उसे कहा जाता है। सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या था ना उस समय का, ये हमें तमिल संगम से पता चलता है। जो क्या क्या डिफरेंसेस रहे होंगे गरीब और अमीर के बारे में, ये भी तमिल संगम से पता लगता है। जो कंट्रोल, रिसोर्सेज का जो कंट्रोल था वो शेयर करना होता था, ये भी हमें तमिल संगम से पता चलता है। जब भी मैंने कहा ना कि उस समय का जो चीफडम था एंशियंट तमिलकम का, वो शेयर किया करता था चीज़ें, तो ये तमिल संगम नाम की किताब से हमें पता चलता है कि हाँ भाई, ये लोग रिसोर्सेज को शेयर भी करते थे, सब कुछ अपने पास ही समेट कर नहीं रख लेते थे। एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इतना सोसाइटी हम लोगों ने करा, अलग अलग एस्पेक्ट्स जाने सोसाइटी के। अब जब एस्पेक्ट्स है तो दिक्कतें भी होंगी, और दिक्कतें कहाँ पे आएंगी तुम्हारे डिफरेंसेस में, कि क्या क्या डिफरेंसेस रहे होंगे। सुद्ध पिटाका नाम की एक किताब है जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब ये कहता है ना कि ह्यूमन बीइंग डिडंट हैव फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म। जब इंसान पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ था बॉडी के स्तर पर, जब वर्ल्ड ऑफ प्लांट भी नहीं था, तब जो आइडली का स्टेट था ना वो पीस था। तब लोग हर एक चीज़ के लिए भागे नहीं चलते थे, देयर वॉज शांति, देयर वॉज पीस। जब इंसान इतना इवॉल्व नहीं हुआ था कि उसको हर चीज़ में पैसा दिखे, हर चीज़ का बिजनेस बनाए, ट्रेड करे। टेकिंग फ्रॉम नेचर, नेचर से उतना लेता जिसकी ज़रूरत होती, जैसे भी ट्राइब्स रहते हैं वो उनकी नीड्स पूरी कर देता। ये नहीं है कि 20 लहंगे लेकर रख लिए हैं, उस तरीके का नहीं, जो उन्हें ज़रूरत था वो लेता था, और इस तरह से चीज़ें चल रही थी। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड फिलोसफिकल पार्ट दे दिया, लेकिन एक ग्रेजुअल डिटोरिएशन देखने को हमें मिला है, जो ये कमी होती चली गई, चीज़ें खराब होती चली गई, किसकी वजह से, ग्रीड। अब जैसे जैसे इवॉल्व, आप भी जब इवॉल्व होगी, जीवन में आगे बढ़ोगे, ग्रीड आएगा। कोई भी, हम सब में से भी लालच आती है, बदला की भावना जो रहती है, डिसाइडफुल जो रहता है कि छल से चीज़ें कर लेंगे, वो आता है। देखते हो ना बच्चे कितने निश्छल होते हैं, उनको भले ही तुम, और वो करते क्या है जो अल्टीमेटली उनके बड़े करते हैं। तो बच्चा वाला फॉर्म इवॉल्व नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप सराउंडिंग को देखते हैं, आप वो ग्रैप्स करते हैं चीज़ें कि हाँ भाई, चोरी करके पैसा भी कमाया जा सकता है, ओ गाली भी नाम की चीज़ होती है, ह्यूमिलिएट भी कर सकते हैं लोगों को। तो फिर ये, और ये सब हमारे अंदर बसने जाता है। फिर इन्होंने सोचा कि कोई सर्टेन बिंग को सिलेक्ट किया जाए जो गलत होते नहीं देख सकता, और जो गलत करे तो उसे पनिश करे। एक किसका आइडिया है, पूरा सुत पिता से हम लोग आइडिया ले रहे हैं कि अब सोसाइटी तो इवॉल्व हो रही है, अब एवोल्यूशन को तो आप रोक नहीं सकते हैं, ये जो विटिनेस है या फिर जो कनिंगनेस है, एक्चुअली धूर्तता है, इसको रोक नहीं सकते। तो क्या करते हैं, एक कोई सर्टेन बिंग को बनाते हैं, हेड टाइप सिलेक्ट करते हैं आपस में से, जिसमें वो क्वालिटीज़ रहेंगी, जो गलत होते हुए नहीं देख सकता है, और जो गलत देखे तो उसको पनिश भी करे कि हाँ भाई तुमने चोरी की तो तुमको पनिशमेंट भी मिलेगा, और इसके बदले हम उसको क्या देंगे, राइस देंगे। राइस यहाँ पे चावल देने का मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको टैक्स देने का मतलब है। ये बेसिकली काइंड ऑफ एक सिस्टम आपको बताया जा रहा है कि हाँ, सोसाइटी में एक आदमी तो ऐसा रहना ही चाहिए। जैसे लॉ को तुम देख लो, लॉ को वैसे समझ लो कि भाई सोसाइटी में गलतियाँ होंगी, लोग गड़बड़ी करेंगे, क्राइम करेंगे, अगर इनको सजा नहीं देंगे तब तो ये घूमते रहेंगे और सोसाइटी फिर ऐसे बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए किसी इंसान को अपन लोग बना देते हैं, उसको टैक्स देंगे, हम लोग चावल देंगे यानी कि टैक्स देंगे, और उसका नाम क्या हम लोग रखेंगे, महासमता, दैट इज द ग्रेट इलेक्ट। हम सब ने आपको चुना है, आप रिप्रेजेंट कीजिए। अब सब तो सबको थोड़े पनिश करने के लिए रहेगा, लॉ है तभी तो तुम चीज़ें एक जगह स्थिर हैं, तुम कर पाते हो। तुम्हें पता है कि कुछ गलत हुआ, केस फाइल करो, एफआईआर करो, चीज़ें आएंगी थ्रू द प्रोसेस। तो उस तरीके से, और उस वक्त का इन्होंने क्या नाम दिया, महासमता, दैट इज द ग्रेट इलेक्ट। अब यहाँ से इस पूरी कहानी से हमें ये पता चला कि इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, ये जो किंगशिप का पूरा खेला है ना, राजा मंत्री चोर सिपाही जो कहना चाहो, तो ये बहुत ह्यूमन चॉइस है। ये ऐसा नहीं कि भगवान ने बना के भेजा है, जैसा अभी ब्राह्मणस कह रहा था कि हम तो भगवान ही हैं। ये ऐसा कुछ खेल नहीं है, ये इंसान ही खुद ऐसा सोच रहा है कि हाँ भाई अपन ऐसा सिस्टम बना दे। जैसे देख लो कॉलेज वगैरह में एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि हाँ भाई तुम हेड करना। अब सब बच्चे थोड़े, क्योंकि सब काम में लग जाएंगे, जो जिसमें अच्छा है उसमें पार्टिसिपेट किया। सोसाइटीज़ वगैरह में
वही लोग जाते हैं जो उसमें अच्छे होते हैं। कोई गाने में अच्छा, कोई पियानो बजाने में अच्छा है तो उसमें जाता है, कोई डांस करने में अच्छा है तो उसमें जाता है, ऐसे। और टैक्सेस दे देंगे, टैक्स क्यों देंगे? अब कोई तुम्हारा ध्यान रखेगा तो भाई पेमेंट तो लेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पेमेंट तो तुम करेगो ना किसी हाल में, तो इसलिए इन्होंने टैक्स का भी कॉन्सेप्ट निकाल दिया। और इन्होंने एक और बात यहाँ पे बताई कि रिकग्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग एंड पूरा जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस को, ये सब क्या है? इंसान ही कर रहा है। अब जब एक बात बताओ, जब तुम कोई काम कर रहे हो, जब कोई इंसान एक सिस्टम बना रहा है तो उसे चेंज भी कर सकता है फ्यूचर में। तुमने मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम था, आज से 5,000 साल पहले बर्ना सिस्टम बनाया क्योंकि वक्त की मांग है, तो उस वक्त की मांग थी, आपने बर्ना सिस्टम बना दिया। उस वक्त की मांग थी, 2024 की मांग नहीं है। 2024 की मांग कुछ अलग है। अभी हमको इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है और ना जाने और क्या क्या चीज़ों पे, तो उस पे नहीं दिया जा रहा है। और जो पहले वाला है उसी पे, जैसे गंगा जी में पूजा करके लोग डाल देते हैं जो भी गंदगी होती है, तो भाई जब बहुत पहले डाला जाता होगा तो गंगा जी भी बहुत साफ थे और इतने लोग भी नहीं थे, तो चल भी जाता होगा। और वो वाटर में भी अपनी कैपेसिटी होती है कि खुद को रिन्यू कर लेता है, लेकिन अब तो कैपेसिटी भी चली गई है वो। तो वही बताना चाह रहे हैं कि इंसान जब कोई सिस्टम बनाता है तो उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, चलो बताओ यार, कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने? जो भी चैट में लिख दो, और एक कोई एक जन बता दो क्या अभी हाल है तुम लोगों का। आगे बढ़ूं क्या मैं? तो किसी को इससे दिक्कत कोई? हाँ आगे बढ़ो तुम, अभी तो कुछ आगे है बढ़ नहीं जाए, चैट में। ठीक है। हाँ आगे बढ़ो। अब ये तो हमने पूरा फिलोसफिकल पार्ट समझ लिया बुद्धिज्म का, कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा वर्ना सिस्टम और ये जो पूरा किंगशिप जी वाला है इसमें, उसको लेकर के। अब आता है एनसीईआरटी बड़ा बदमाश टाइप का बोला तुमने इतना पढ़ लिया ना, अब तुम समझो कि हैंडलिंग टेक्स्ट, ये जो हिस्टोरियंस किस तरह से हैंडल कर रहे थे टेक्स्ट को, महाभारत को। अब स्कॉलर्स की दुविधा पढ़ेंगे। अब जो किताब लिखेगा भाई वो तो अपना दुविधा बताएगा ही कि भैया देखो हिस्ट्री पढ़ने में ये दिक्कतें गई हमको। पहला चीज़, जब वो पूरा महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बन रहा था तो उन्हें ये लगा कि जो टेक्स्ट है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, प्राकृत, पाली, या कोई ऑर्डिनरी पीपल जो बोलते हैं, या संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये उन्हें क्लैरिटी नहीं रही काइंड ऑफ टेक्स्ट। अब वो किस तरह का किताब था, फिक्शनल था, नॉन फिक्शनल था, सेल्फ हेल्प बुक था, क्या था? ये जो मंत्रास लर्न किए जाते थे, और क्या जो मंत्रास थे वो लर्न किए जाते थे या चैंट किए जाते थे रिचुअल स्पेशलिस्ट द्वारा? इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत मंत्र हम लोगों को देखने को मिलेगा किताब में, उसको लेकर भी। स्टोरीज जो पढ़ते और सुनाते थे, जो रीटोल्ड करते, अगर उन्हें इंटरेस्टिंग लगता। यहाँ पे एक ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि मान लो कि मैंने तुम्हें एक स्टोरी बताई, तुम्हें अच्छा लगा तो तुमने किसी को बढ़ा चढ़ा कर आगे बता दिया, या फिर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, वो बढ़ते बढ़ते बातें कितनी बढ़ गई, अब किसी ने उसको लिख दिया लेकिन ओरिजिनल तो वो था ही नहीं। ऑथर या ऑथर्स, यस, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्या पता एक से ज़्यादा ऑथर हो, जब उतनी है उसको ग्रेट एपिक कहा जाता है महाभारत को। तो क्या एक ही ऑथर रहे होंगे, एक से ज़्यादा ऑथर रहे होंगे, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या रहे होंगे, उनके आइडियाज़ क्या रहे होंगे लिखने के समय। अब डेट क्या रही होगी तुम्हारी कंपोजिशन की, कंपाइलेशन की, जगह कहाँ रहा होगा जहाँ पे लिखा गया होगा, ये सब की तो क्लैरिटी ही नहीं है। और जो स्कॉलर्स हैं उन्हें तो भाई सब कुछ जानना है, तभी तो आपको बता पाएंगे। तो बहुत वेग सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट, अब भाषा और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो जानेंगे। महाभारत में जो संस्कृत है वो वेदास से आसान है, ये इसकी खूबी हो सकती है। अब महाभारत को भी ना दो पार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक है नरेटिव पार्ट और एक है डायरेक्टिव। नरेटिव पार्ट में है तुम्हारा पूरा स्टोरी, और जो डायरेक्टिव पार्ट है उसमें है तुम्हारा सोशल नॉर्म्स और जो भी करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वो। अब लेकिन ये इशू जाता है ना कि वाटर टाइट नहीं है कि हाँ जो बोल दिया वही होगा। नरेटिव से कुछ पार्ट डायरेक्टिव में भी है तो डायरेक्टिव का नरेटिव में है, लेकिन ओवरऑल ऐसे समझ लो कि नरेटिव में स्टोरी, डायरेक्टिव में सोशल नॉर्म के बारे में। अब लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि जो डायरेक्टिव वाला जो पार्ट हमारा रहा होगा वो बाद में ऐड किया होगा, ऐसा भी बोला जाता है। ये महाभारत जो स्टोरी है वो खुद में ही बहुत एक मूविंग स्टोरी है, एक ड्रामेटिक स्टोरी है।
क्या पता ये चेंज होते रहा हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो इतिहासा, इतिहासा एक संस्कृत वर्ड है आई थिंक, इसका मतलब होता है डज इट वॉज। विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन में ये जो शब्द है वो हमें देखने को मिलता है। इतिहासा का मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग, डज इट वॉज। क्या कोई रियल वॉर हुई थी? अब ये स्कॉलर्स की दुविधा है कि भाई क्या रियल वॉर हुई थी, नॉट श्योर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और क्या ऐसा अपने ही भाइयों के बीच में वॉर पॉसिबल है? भाई अभी तो देख लो ना, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के लिए तो इधर भिड़ जाते हैं भाई भाई से, और ये तो उतना ही पूरा का पूरा हस्तिनापुर उस समय का विराट क्या बोलते हैं राज्य रहा होगा। लेकिन कोई कॉरोवेटिव जो एक कहते हैं ना ठोस एविडेंस नहीं मिल पाता है बैटल का। अब जो तुम्हारे ऑथर्स और डेट रहा, किसने लिखा कब लिखा अता पता ही नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि बहुत लोग इन द सेंस कि स्कॉलर्स वगैरह ये सजेस्ट करते हैं ना कि जो तुम्हारी ओरिजिनल स्टोरी थी वो लिखा गया था चैरियोटर बार्ड्स के द्वारा। अभी चैरियोटर बार्ड्स कौन होते थे? तो ये लोग सूतास वगैरह होते थे, जो क्षत्रिय जो वॉर लड़ने के लिए जब सोल्जर्स जाते थे, राजाए जाते थे ना, तो उनके साथ ये चैरिएटर बार्ड्स को भी लिया ले जाया जाता था बैटल फील्ड में। लड़ने के लिए नहीं भाई, राइटर आदमी लड़ेगा थोड़े। अब उसने सब कुछ देखा, सब सिनेरियो देखा, तब वो अपने राजा के बारे में लिखेगा, सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज और अचीवमेंट कि मेरा राजा ये वो और पता नहीं क्या क्या। तो वहां से इन लोगों को लगता है कि क्या पता एक चैरियोटर बार्ड ने लिखा होगा, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और फिर वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ऐसे महाभारत देखने को मिलता है। क्योंकि इतना प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन तुम्हें कौन देगा? वही जो सामने से देख रहा है वॉर को। अभी तुम इसराइल और गाजा का वॉर देख रहे हो, तो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन कौन देगा? वही जर्नलिस्ट जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे गया है। अब उसने इन्फॉर्मेशन दिया, एक एडिटर बैठा हुआ था, उसने ढक 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 टाइप किया और हमारे पास आ गया रिपोर्ट ऐसे। अब फिर इस राइटिंग को ओरली सर्कुलेट करते होंगे। हाँ, अब कोई भी मान लो कि अभी का राजा अपने पीएम के ले लो, तो उनके बारे में अगर कोई चीज़ लिखी जाएगी तो वो बताओ सर्कुलेट होगा कि नहीं? अभी परीक्षा पे चर्चा और पता नहीं जो भी प्रोग्राम वो करते हैं उसके बारे में भी तो सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। और तो उस समय भी राजा के बारे में होता होगा, जैसे अभी फोन में होता है उस समय बातों को लेकर होता होगा। फिफ्थ बीसी में जो हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणा सोचे चलो हम ही लिख देते हैं। इतनी चीजें फैल रही थी, बातें हो रही थी, तो ब्राह्मण सोचा कि भाई मौका है, चौका मार दो, लिख देते हैं, फिर इतिहास में लिखा जाएगा कि ब्राह्मणस ने लिखा था। जो कुरुस और पांचाल, ये जो चीफडम्स थे ना, छोटे छोटे चीफडम्स थे उस समय, ये किंगडम बन रहे थे उस समय में जब तुम्हारा लिखा जा रहा था ये महाभारत। क्या न्यू किंग्स रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व करना चाहते थे इस इतिहास को? नो आइडिया। कि जो नए नए राजा आ रहे थे रिकॉर्ड करना चाह रहे थे अपने इस इतिहास को, कुछ हमें पता नहीं लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ओल्ड सोशल वैल्यूज न्यू नॉर्म्स को रिप्लेस कर दिया जाता होगा। मान लो कि अभी एक बुक लिखाई, उस बुक में कुछ बातें थी जो अभी के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार से। अब ये समय भी था जब तुम्हारा विष्णु की जो पूजा थी वो पीक पे थी, या फिर कृष्ण की जो पूजा थी वो पीक पे थी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि मान लो उधर से कुछ इन लोगों ने लिख दिया होगा विष्णु को जोड़ करके। 2000 बीसी और 400 बीसी में एक लार्ज डायरेक्टिव सेक्शन जो है, कौन सा सेक्शन? डायरेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था सोशल नॉर्म्स वाला। तो वो ऐसा कहा जाता है कि बाद में ऐड किया गया होगा, बाद में ऐड किया गया होगा, तो वही बाद में यानी कि मनुस्मृति जो इसमें लगा हुआ है ना, वो बाद में ऐड हुआ होगा। क्योंकि उस समय इतना नहीं था टाइट, इतनी टाइट वाटर टाइट चीज़ें नहीं थी। इस तरह 1000 वर्सेस को कितना है, 1 10,000 10,000 लाख 1 लाख वर्सेस में ग्रो हुआ। और एक जो प्रोमिनेंट नाम इस पूरे महाभारत के ऑथर के लिए आता है वो है व्यास। व्यास ऋषि जो हमारे थे, तो उनको लेके कहा जाता है कि इन्होंने लिखा होगा, इन्होंने कंप्लीट किया होगा, ये एक ब्राह्मण नहीं थे ऐसा। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ये लिख देना तुम। अब स्कॉलर्स या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं ना, उन्हें लगता है कि नहीं यार इतना पढ़ा मजा नहीं आया, बिना एविडेंस के कुछ होता है क्या? तो जो सर्च फॉर कन्वर्जेंस रहा वो किसने किया? एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे बीबी लाल नाम। अब इन्होंने एक एक्सकवेशन शुरू किया मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर के, हस्तिनापुर करके। और हस्तिनापुर क्या है? ये पांडवों का जगह।
तो अब वो क्या सर्च कर रहे थे कि क्या वो वही जगह है जहाँ वॉर हुई होगी। लेट्स सी क्या एक्सकवेशन में निकलता है। नाम सेम है, नाम सेम, तो तुम बख्तियारपुर देख लो कितनी जगहों का नाम है, कानपुर देख लो कितनी जगहों का नाम है, तो क्या कानपुर वही कानपुर है जो अभी यूपी में है, मेन वाला कानपुर, या फिर बख्तियारपुर वही बख्तियारपुर है जिसको बख्तियार खिलजी उस पगले के नाम पे रख दिया था। कुछ भी हो सकता है, मतलब उन्होंने, उस इंसान ने पूरा नालंदा लाइब्रेरी चलाया था। सेम नेम, कोइंसिडेंस हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जाए ना, ये कैपिटल था कुरु का, जो तुम्हारा कुरु किंगडम था उसका कैपिटल था ये। 5 ऑक्यूपेशनल लेवल यहाँ पे किए गए, जिसमें से 2 हमारे काम के हैं। ऑक्यूपेशन लेवल मतलब कि 5 इस तरह से खुदाई की गई कि अलग अलग लेयर्स निकले। तो दूसरा और तीसरा फेज जो रहा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे फेज में उन्हें देखने को मिला बहुत सारे घर, और थर्ड फेज जो रहा ना उसमें भी घर मिले, लेकिन इसमें घर क्या है, मर्ड ब्रिक से बने हुए हैं। फिर जो जले हुए तुम्हारे ब्रिक्स हैं उससे बने हुए हैं। सोक्ड जार्स मिले। सोक्ड जार समझते हो तुम लोग? मैंने उसका फोटो रखा है, लेट मी शो यू गाइस। इस इसको बोलते हैं सोक्ड जार्स। ये भी हम मिले उस समय। और क्या क्या मिला, सोक्ड जार्स मिले हैं। फिर जो व्हील, ये बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं यार, हाँ, ब्रिक्स ड्रेन मिले हैं, नदी नाले नाले वगैरह बेसिकली। और ये सबसे क्या होता था, जो खराब पानी होता था वो निकल जाता था बाहर। टेराकोटा रिंग वेल्स मिले हैं, मतलब टेराकोटा एक मिट्टी होती है उससे बना हुआ एक कुआं, ठीक है, तो उससे उससे कुछ कुछ चीज़ें पता लगाने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह का डिस्क्रिप्शन हमें ये देखा जाता है ना मेन नरेटिव कंपोजिशन में कि हस्तिनापुर वाज सो बिग, वाज सो गुड, लेकिन वैसा था नहीं। तो आप स्कॉलर सोचते कि क्या एक पोएटिक फैंटेसी रही होगी, क्या यहाँ पे वो एग्जीग्रेशन वाला जो बात रहता है कि एग्जीग्रेट किया गया होगा चीज़ों को, अतिशक्ति अलंकार लगा दिया गया होगा कि हमारे यहाँ इतना रोया कि आंसू की नदियां बहाती, ऐसा होता है भला? तो ये वी आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में भी इसी तरीके से लिखेंगे कि व्हाट आर द डिलेमास ऑफ स्कॉलर्स। क्या ये पोएटिक फैंटेसी थी, पोएटिक फैंसी था? द्रौपदी की मैरिज जो कि पॉलीएंड्री था। पॉलीएंड्री यानी कि एक पत्नी जिसके मल्टीपल पतिज हो, जो कि प्रोमिनेंट हमें नहीं दिखता है। अब ये जो द्रौपदी का मैरिज, इस पे बहुत ओपिनियंस है, जिसमें एक ओपिनियन ये कहता है ना कि क्या पता ये प्रेवलेंट रहा होगा, जो तुम्हारे रूलिंग एलाइट्स रहे होंगे वो लोग किया करते होंगे। लेकिन ब्राह्मणास जो है डिसफेवर करते हैं। who reworked and developed the text through centuries. उन्हें लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो काम कर रहे हैं ना, ब्राह्मणास ने काम किया है तुम्हारे टेक्स्ट वगैरह पे, तो उन्हें लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है उस समय का सोशल सिनेरियो देख करके। हिस्टोरियंस का क्या कहना है कि इन एक अनयूजुअल और अनडिजायरेबल फ्रॉम ब्राह्मणास पॉइंट ऑफ व्यू, ये अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर तुम हिमालयन रीजन में जाओगे ना, नेपाल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लड़की एक रहती है उसके पति 4 रहते हैं, उस तरीके से। तो ये अभी हमको देखने को मिल सकता है, तो उस समय में पता नहीं कुछ उस तरह की परिस्थितियां बनी होंगी कि हो गई होगी। तो शॉर्टेज ऑफ वुमेन रहा होगा वॉरफेयर के अकॉर्डिंग। सी वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि एग्जैक्ट रीजन क्या था द्रौपदी के पॉलिएंड्री विवाह करने के पीछे, लेकिन दीज आर द ओपिनियंस जो हमें देखने को मिलते हैं। जो औरतें रही होंगी उनका शॉर्टेज रहा होगा वॉरफेयर के समय में, इस वजह से। नॉट द ओनली और इवन द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। गजब की बात है कि क्या पता या तो एक अकेला रहा होगा, या तो ऐसा रहा होगा कि ये मोस्ट प्रेवलेंट ही फॉर्म ऑफ मैरिज रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे। हमें एविडेंसेस भले ही कुछ के मिले हैं। ऑथर या ऑथर्स ने क्यों एसोसिएट किया इस प्रैक्टिस को सेंट्रल कैरेक्टर से? मान लो कि पॉलीएंट्री की प्रैक्टिस करनी भी थी तो और भी तो कैरेक्टर थे ना स्टोरी में, तो उनको क्यों नहीं पॉलीएंट्री मैरिज करवाएगी? जो मेन कैरेक्टर था द्रौपदी वाज द मेन कैरेक्टर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स आई शुड से, तो उसके साथ क्यों जोड़ा? क्या कुछ ऑथर अब बताना चाह रहा था? लेकिन अब तुम क्रिएटिव लिटरेचर में जाओगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि वो ऑन नरेटिव रिक्वायरमेंट्स, नॉट ऑलवेज लिटरली और रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज। अब लिटरेचर के आदमी कहते हैं कि भाई है तो ये पोम ही, तो क्या पता जो लिख रहा होगा उसको लगा हो कि ये लिख देते हैं इससे कुछ झकास चीजें हो जाएंगी। तो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस फैक्ट। और इसी को लेकर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डायनेमिक टेक्स्ट। अलग अलग हमें फॉर्म्स देखने को मिलते हैं और अलग अलग जो लोगों के बारे में पता चलता है ना, उसी को लेकर डायनेमिक टेक्स्ट है। और इससे तो पीवाई क्यों आता है यार, देख लेना, ये मतलब ओवरऑल चैप्टर से मिला के तुम लोग बना सकते हो।
ये जो डायनेमिक टेक्स्ट रहा, डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जा रहा है कि several stories that originated in a specific region or circulated among certain people found their way into the epic। कुछ कुछ स्टोरी जो एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ, कुछ लोगों के बीच में फैला, वो भी तुम्हें एपिक में देखने को मिल रहा है। और बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि जो सेंट्रल स्टोरी है तुम्हारी कहानी का, वो रीटोल्ड किया जाता अलग अलग तरीके से, तो डायनेमिक हो गया कि नहीं। इसमें एक वाइड रेंज ऑफ थीम्स के बारे में बात की गई है, वेदर इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, नाटक वगैरह, डांस हो गया, अलग अलग तरीके के नरेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे क्या पता लगता है कि बहुत डायनेमिक टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। और इसी के साथ हम पूर्ण आहुति देते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को जी भर के बोर करने के लिए, किस लिए मैं खुद का शुक्रिया करती हूँ। अब बताओ किसी को कुछ ऐसे इशू इशू वगैरह। अब मैं चैट्स देख पाऊंगी तुम लोगों को। ये पिलग्रिमेज लोग बहुत धोखा देते हैं, कैसा नाम रखा है। गाइस किसी को पूछना है? नहीं दी, बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। शुक्रिया। गोत्र में तुमने कंफ्यूजन थोड़ी लिखा था। हाँ वो हो गया, जानवी दी बता दी। चलो बढ़िया। पता है मुझे एक फ़ोन लेके रखना चाहिए, तभी तुम लोगों का ये देख पाऊंगी मैं। थैंक्स, थैंक यू अनीता फॉर ज्वाइनिंग। तुम लोगों को कुछ अनीता